नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। पहले ये बयान सुनिए। வடக்கே வாழ்கிறது தெற்கே தேயுதுன்னு சொன்னாங்க. இப்போ வடக்கே எப்ப நம்முடைய ஆட்சிகள் வந்த காரணத்தால் தான், திமுக ஆட்சி வந்த காரணத்தால் தான் தெற்கே வாழ்கிறது வடக்கே தேய்கிறது. வடக்கா உள்ளவன் இங்கே டேபிள் துடைக்க வரான். तमिलनाडु के कृषि मंत्री M.R.K. पनीरसेल्वम तमिल में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब ये है कि उत्तर भारत के लोग हिंदी पढ़ते हैं और फिर तमिलनाडु आते हैं और यहाँ पर टेबल साफ करते हैं और पानी पूरी बेचते हैं। आप हमारे बच्चों को देखिए, हमारे बच्चों से उनका मतलब था कि तमिलनाडु के बच्चों को देखिए, वो तमिल पढ़ते हैं और अंग्रेजी पढ़ते हैं और देश विदेश में नाम कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। हिंदी के खिलाफ बयान तमिलनाडु की राजनीति में जब तब आते रहते हैं। पिछले साल ये मामला काफ़ी गरमाया था, लेकिन अब नए साल में शायद इस तरह का नया सिलसिला शुरू हुआ है, जो इस बात की आहट है कि तमिलनाडु के चुनाव नज़दीक हैं। तमिलनाडु में चुनाव 2026 में होने वाले हैं और तमाम मुद्दों के साथ वहाँ भाषा का मुद्दा, तमिल गौरव का विषय एक मुद्दा हमेशा ही रहा है। अब जरा चलते हैं, ये झगड़ा तो बहुत पुराना है। आर्य द्रविड़ का झगड़ा है, तमिल संस्कृत हिंदी तीनों का झगड़ा है। तमिल प्राचीन है कि संस्कृत प्राचीन है। तमिलनाडु की राजनीति में पुराने समय से ही ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि तमिल संस्कृत पर संस्कृत भाषा को थोपने का आरोप है। लेकिन ताज़ा झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने के बाद केंद्र सरकार ने ये तय किया था कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को 3 भाषाओं की शिक्षा दी जाएगी। एक भाषा वो होगी जो उनके राज्य में बोली जाती है, यानी उनकी मातृभाषा। उदाहरण के लिए अगर आप कर्नाटक में रहते हैं तो आप कन्नड़ सीखेंगे, दूसरी भाषा अंग्रेजी होगी और तीसरी कोई उस राज्य की सहायक भाषा या हिंदी। केंद्र सरकार का इस पूरी एक्सरसाइज में जोर इस बात पर था कि अपने राज्य की भाषा और अंग्रेजी के साथ पूरे देश में हिंदी पढ़ाई जाए। ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन इसमें कुछ इस तरह के संकेत छुपे हुए थे कि हिंदी चूंकि देश की राष्ट्रभाषा है, इसलिए वो देश के सभी लोगों को इससे जानना चाहिए और प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी राज्य इसे पढ़ाए। इसका सबसे पुरजोर विरोध तमिलनाडु से उठा। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन इस पर खूब भड़के और उन्होंने कहा कि ये तमिलनाडु जैसे राज्य पर हिंदी थोपने की एक बार फिर कोशिश हो रही है। मामला इतना गरमाया कि वहाँ पर हिंदी में लिखे हुए नाम रेलवे स्टेशनों पर होते जाने लगे, हिंदी की होर्डिंगें हटाई जाने लगीं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान ने इस राजनीति को और गरमा दिया। उन्होंने उस समय कहा था कि अगर तमिलनाडु ऐसा करेगा तो जो NEP के तहत यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उसे जो 24,000 करोड़ का फंड मिलने वाला है वो रोक दिया जाएगा। इसके बाद इस राजनीति ने और गर्माहट पकड़ ली और हिंदी के विरोध में तरह तरह के बयान आने लगे। तमिलनाडु में चुनाव की आहट से ये नया दौर शुरू हुआ है, लेकिन जरा इसके इतिहास पर जाते हैं। दरअसल तमिल संस्कृत दुनिया की बहुत पुरानी संस्कृति है। तमिल संस्कृत पर गर्व करने वाले कहते हैं कि तमिल भाषा भारत की सभी भाषाओं से पुरानी है। ये थोड़ा आर्य द्रविड़ का भी झगड़ा है। तमिल एक द्रविड़ संस्कृति है और माना जाता है कि ये ईसा पूर्व से ही जन्मी है। आधिकारिक स्रोत भी बताते हैं कि ये काफ़ी पुरानी भाषा है और करीब 5,000 साल पहले से इसका अस्तित्व मिलता है। लेकिन हिंदी को लेकर इतना विरोध क्यों वहाँ पर है? दरअसल जब तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत हुई, द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत के बाद वहाँ पर हिंदी का और नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर, जो कि एक मेनलैंड का कल्चर माना जाता था, उसका बहुत व्यापक पैमाने पे विरोध शुरू हुआ। जस्टिस पार्टी जो इस तरह के हिंदू धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और ब्राह्मणवाद का विरोध करती थी, पेरियार भी इसी पार्टी में थे और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया था। तो इस सांस्कृतिक विरोध के साथ साथ भाषा का विरोध भी शुरू हुआ। अब इसकी थोड़ी राजनीति भी समझ लेते हैं। जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विधेयक आया था, तब तमिलनाडु में इसको लेकर बहुत हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। उस हिंसा में तमाम लोग मारे गए थे। तमिलनाडु में आज भी उन्हें भाषा शहीद का दर्जा दिया जाता है और कहा जाता है कि इन्होंने तमिल भाषा को बचाने के लिए अपनी जान दी। इस विधेयक के आने के बाद तमिलनाडु में इसका इतना व्यापक विरोध हुआ था कि बाद में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा और कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी भी हुई। उसके बाद द्रुमक आंदोलन से ही निकले CM अन्नादुरई जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 2 स्तरीय शिक्षा पद्धति लागू की थी, जिसमें बच्चों को तमिल के साथ साथ भाषा के तौर पर अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। NEP से झगड़ा इसी बात से शुरू हुआ कि अब वहाँ पर अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी पढ़ाने की भी बात है।
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। दक्षिण के भी कुछ राज्यों में भी उसने अपनी पहुंच बढ़ाई है, नॉर्थ ईस्ट में भी अपनी पहुंच बढ़ाई है, लेकिन अभी तमिलनाडु ऐसा राजनीतिक गढ़ है भारतीय राजनीति का जिसे भाजपा भेद नहीं पाई है। भारतीय जनता पार्टी के सामने इस मामले में मुश्किलें इसलिए भी आती हैं क्योंकि उसका मुख्य आधार उत्तर भारत से हिंदी भाषी राज्यों से आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पार्टी बहुत मजबूत है। तमिलनाडु में इन्हीं की संस्कृति का विरोध किया जाता है, इन्हीं के पलायन का विरोध किया जाता है। तमिलनाडु की राजनीति में जब उत्तर भारत का विरोध गरमाया जाता है तब भारतीय जनता पार्टी के लिए खासी मुश्किल होती है। जैसे अभी ताज़ा विवाद पर ले लें, हिंदी के बहाने कभी कभी तमिलनाडु के नेता उत्तर भारत के लोगों पर भी निशाना साधते हैं। दयानिधि मारन द्रुमक के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि जो है उत्तर भारत में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, वहाँ की साक्षरता दर बहुत गिरी हुई है और वो महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। इसमें कुछ तथ्य सही भी हो सकते हैं। तमिलनाडु की साक्षरता दर लगभग 73% है, जो उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। केरल जैसे राज्यों में लगभग पूरी 100% साक्षरता दर है। लेकिन ये बयान, उनका ये बयान जो था वो एक तरह से राजनीतिक निशानेबाजी थी, जिससे कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ, यहाँ से जाने वाले लोगों के खिलाफ गुस्सा बढ़े और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी पार्टी के तौर पर साबित किया जाए जो उत्तर भारत के लोगों की पार्टी है। अभी जब पनीर सेल्वम का बयान आया कि जो हिंदी पढ़ने वाले लोग टेबल साफ करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु शाखा ने, तमिलनाडु के प्रदेश हैंडल के ट्विटर ने ये कहा कि ये एक पैटर्न बनता जा रहा है और स्टालिन इस तरह की राजनीति को जानबूझकर प्रमोट करते हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई भी ये कहते थे कि स्टालिन ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने फिलहाल दो तरह की मुश्किल हैं। एक ये मुश्किल है कि तमिलनाडु में अगर उसे अपने पैर जमाने हैं तो तमिल संस्कृति की जो गौरव वाली राजनीति है, जिसमें द्रुमक उसका चैंपियन है, उसका मुकाबला करने के लिए उसे तमिल भाषा के खिलाफ कोई बात नहीं बोलनी है। प्रधानमंत्री तमिल जाके एक दो शब्द बोलते हैं। अमित शाह इस बात के लिए तमिलनाडु की जनता से माफ़ी मांगते हैं कि वो तमिल जैसी महान भाषा नहीं बोल पाते हैं। लेकिन इसके उलट भी होता है, उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोगों पर निशाना साधा जाता है तो भाजपा के लिए इसका बचाव करना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी हाल के ही पनीर सेल्वम के पानी पूरी और प्लेट साफ करने वाले बयान को ही ले लीजिए। इसका जवाब देने के लिए आगे आए बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह। उन्होंने कहा कि दरअसल तमिलनाडु की सरकार तो कांग्रेस चला रही है। बयान जो है द्रुमक के नेता ने दिया था, लेकिन उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया इसका कांग्रेस के सर पर। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की सरकार तो कांग्रेस चला रही है और अब आप इनको देख लीजिए, ये पाकिस्तान और चीन की भाषा बोल रहे हैं। विरोध हिंदी का किया गया था, लेकिन इसके बहाने निशाना कांग्रेस पर साधा गया। अब जैसे ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है कि वो तमिल भाषा के गौरव की बात करे या हिंदी भाषियों पर हो रहे हमलों का विरोध करे, जाहिर है वो इस पर संतुलन साध जाते हैं। यही मुश्किल कांग्रेस के लिए भी है। कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है और वो भी फिलहाल स्टालिन की पार्टी द्रुमक इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी खुद तो अब संतुलन साध लेती है, लेकिन कांग्रेस पर अपने नेताओं के जो द्वितीय पंक्ति के नेता हैं उनके जरिए ये आरोप लगवाती है कि तमिलनाडु में हिंदी भाषा का विरोध किया जा रहा है, उत्तर भारतीयों का विरोध किया जा रहा है और कांग्रेस इस पर चुप है। चुप इस पर बड़े नेता आलाकमान के भारतीय जनता पार्टी के भी रहते हैं। तो जो ये एनईपी को लेकर जो ये विवाद था, हिंदी को लेकर जो विवाद जो तमिलनाडु की राजनीति में बहुत गहरे से जमा है, वहाँ के बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि जब महज 14 साल के थे, तब वो पहली बार जब पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था, तब उन्होंने वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर लिखे हिंदी के श्यामपट्टों को पोत दिया था। ये उनकी मतलब पहली बार राजनीतिक हिरासत में इस तरह से वो आए थे और अपनी राजनीति में हमेशा हिंदी थोपने के बहुत मुखर विरोधी रहे हैं। तो भाषाओं का ये झगड़ा इतिहास पर भी पहुंच जाता है, संस्कृत पर भी पहुंच जाता है, जिसकी जड़ में ये राजनीति है। ये पुराने समय से ही हो रही है। हिंसक आंदोलन इसके लिए हुए हैं। तमिलनाडु के लोग हिंदी बोलने के किसी भी आग्रह को इस तरह से मानते हैं जैसे तमिल भाषा पर आक्रमण किया जा रहा है। और अब तो ये चुनावी साल है, तो इस साल भारतीय जनता पार्टी चूँकि अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है, उसके लिए भी ये मुश्किल होगी कि कैसे वो जो आक्रामक तमिल राजनीति है उससे वो कैसे निपटेगी, खास तौर से तमिलनाडु में, क्योंकि अगर तमिलनाडु में उसे जड़ें जमानी है तो उसे भी तमिल गौरव की बात करनी पड़ेगी और उत्तर भारत में तो उसकी अधिकांश सीटें आती ही हैं। ये मुद्दा एक और ढंग से भी गरमा सकता है। स्टालिन ये भी कह चुके हैं कि उत्तर भारतीय राज्यों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि दोबारा पूरे
लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाए और उसमें साउथ इंडिया को काफ़ी घाटा हो सकता है, तमिलनाडु को काफ़ी घाटा हो सकता है, क्योंकि अगर लोकसभा के सीटों की संख्या सिर्फ जनसंख्या के आधार पर तय की गई तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में सीटें बढ़ सकती हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में सीटें बढ़ सकती हैं और तमिलनाडु, केरल और इस तरह के भी तो राज्य जिन्होंने परिवार नियोजन पर खासा जोर दिया है, उनके यहाँ की सीटें घट सकती हैं, जिससे जाहिर है कि दक्षिण भारतीय राज्यों का केंद्र में प्रतिनिधित्व कम होगा। तो फिलहाल ये चुनाव की आहट है, अभी हिंदी का विरोध शुरू हुआ है, आगे हो सकता है कि लोकसभा के सीटों की संख्या और परिसीमन की बात, हालांकि अभी इसकी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन गाहे-बगाहे स्थानीय स्तर पर इसे उठाया जाने लगा है। तो उत्तर बनाम दक्षिण के भाषा विवाद, संस्कृत के विवाद से राजनीति कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात होगी और जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तमिलनाडु के, ये विवाद और गरमाएंगे। राष्ट्रीय पार्टियाँ इसे कैसे देखती हैं, द्रुमक का स्टैंड तो इस पर साफ है, कांग्रेस और भाजपा क्या करेंगी, बाकी लोग क्या करेंगे, इंडिया ब्लॉक के सामने भी मुश्किल है क्योंकि द्रुमक उसका पार्ट है, लेकिन उत्तर भारत में भी उसके बड़े नेता हैं। ये सब देखने वाली दिलचस्प होगा कि आगे राजनीति कैसे जाएगी। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।